मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स। नेशनल इनकम को बोला जाता है एनएनपी एट एफसी एंड डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेथड है, जब हम इन तीनों मेथड का यूज़ करते हैं तो अलग अलग एग्रीगेट निकल कर आते हैं। जब हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करते हैं तो जीडीपी एट एमपी निकल के आता है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसे हम जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। इनकम मेथड का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आता है। तो स्टूडेंट, वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में कितना वैल्यू ऐड हुआ है या इकोनॉमी में उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बेसिस में हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इसीलिए इसे प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस साल, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उस रॉ मटेरियल को, उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड निकल कर आ जाता है। तो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको गिवन है तो ठीक है, इन केस अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो इसे निकालने के लिए आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन करेंगे। सेल्स अगर आपको गिवन है तो स्टूडेंट ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप इसके लिए क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे। जो भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन, जितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है, सपोज करो 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, इंटू प्राइस अगर 10 रुपीज़ का एक है तो 10 इंटू 10, इससे भी आपका सेल्स निकल कर आ जाएगा। या अगर आपको क्वांटिटी इंटू प्राइस भी गिवन नहीं है, सेल्स भी गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करेंगे। डोमेस्टिक सेल यानी कि वो सेल जो इकोनॉमी के जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है, फिजिकल बाउंड्री के अंदर हुई है इंडिया की, प्लस एक्सपोर्ट जो आपने फॉरेन कंट्रीज़ में सेल किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेल आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक स्टूडेंट अगर आपको गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है, या अगर ये भी गिवन नहीं है तो आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, और इसे हम अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, हमें इससे लेस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को स्टूडेंट हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आपको गिवन नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन हो सकता है, या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म भी गिवन हो सकता है, ये भी हमारे रॉ मटेरियल ही हैं। या आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म प्लस करना पड़ेगा इंपोर्ट, यानी कि वो रॉ मटेरियल जो आपने अपने फिजिकल बाउंड्री, अपने कंट्री के फिजिकल बाउंड्री से खरीदा है, प्लस जो आपने बाहर से इंपोर्ट कराया है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो तो आपका आंसर निकल कर आता है जीडीपी एट एमपी, जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस कर लिया था पहले ही। जीडीपी एट एमपी से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम होता है। ये स्टूडेंट मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कैसे हम एक एग्रीगेट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे एग्रीगेट में। अगर आपको कोई भी एग्रीगेट ग्रॉस में गिवन है, जैसे यहाँ है स्टूडेंट, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेशनल, यहाँ नेट है। फर्स्ट वर्ड इसका जी है, इसका फर्स्ट वर्ड एन है। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। ग्रॉस को आपने कन्वर्ट करना है नेट में। ग्रॉस को जब हमने नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, इसलिए हमने जीडीपी एट एमपी में माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। अब सेकंड वर्ड की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर है डोमेस्टिक और यहाँ पर है नेशनल। हमको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो जब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करते हैं हम नेशनल में, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसीलिए हमने जीडीपी एट एमपी में पहले माइनस किया डेप्रिसिएशन, इसके फर्स्ट वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंड वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस करेंगे NFIA। फिर लास्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है मार्केट प्राइस, हमको कन्वर्ट करना है इसे फैक्टर कॉस्ट में। यहाँ पर है मार्केट प्राइस, हमने इसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ता है NIT, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे NIT, जिससे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगा NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, यानी कि नेशनल इनकम में। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड में अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड से स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है NDP एट FC।
तो इनकम मेथड में स्टूडेंट्स हम जितने भी फैक्टर इनकम हैं, जितने भी लोगों को फैक्टर इनकम मिलती है, सारे के सारे फैक्टर इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो NDP@FC इनकम मेथड के थ्रू NDP@FC निकालने का फॉर्मूला होता है COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स अगर, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 3 पार्ट होते हैं। आप इन तीनों को ऐड करके COE निकाल सकते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में स्टूडेंट पहले आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इसमें वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी जो एक एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मनी। एक एम्प्लॉय को हम मनी के फॉर्म में जिस जिस तरीके से कंपनसेट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे कि वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें आएंगी वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इसमें वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आएंगी जो जिससे हम एक एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री होम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें वेजेस एंड सैलरी इन काइंड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब देखो स्टूडेंट, एम्प्लॉयर्स को सिक्योरिटी भी दी जाती है, उस तरीके से भी उन्हें कंपनसेट किया जाता है, जैसे कि EPF, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़ें, पेंशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन नहीं है तो इन तीनों चीज़ों को आप प्लस करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल सकते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी एज इट इज़ गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम आपको एज इट इज़ गिवन होगा। अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो प्रॉफिट के लिए आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, या रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। इनको ऐड इसलिए करना पड़ेगा स्टूडेंट क्योंकि प्रॉफिट अर्न करता है एक फर्म के पास आता है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट एक फर्म के पास आता है, सबसे पहले वो उस प्रॉफिट में से टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो फर्म जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उससे बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। प्लस जो भी उनके पास प्रॉफिट आता है उससे वो उनके अगर कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड प्लस जो पैसा उनके पास बच गया उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, या उसे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये दोनों सेम चीज़ है। तो अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट के ये तीनों हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। आप इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या अगर हम फॉर्मूले को देखें तो दूसरे फॉर्मूले को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूले को याद करने के लिए स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वर्ड RIP। R फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट। ये है हमारा फॉर्मूला ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और आपको इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और बीच की ये चीज़ें RIP, इन तीनों चीज़ों को आप हटा के यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे NDP@FC। लेकिन अगेन हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो अगर इससे हमें नेशनल इनकम पे जाना है, NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पर है नेट, फर्स्ट वर्ड, यहाँ भी नेट है। सेकंड वर्ड देखिए, सेकंड वर्ड चेंज है। सेकंड वर्ड में यहाँ पर है डोमेस्टिक और यहाँ पर है नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें प्लस कर देते हैं NFIA। तो इसीलिए हम इसमें ऐड कर देंगे NFIA। NDP@FC में प्लस कर देंगे, NDP@FC हमारा आया था, इसमें प्लस कर देंगे NFIA, तो हमारा आंसर आ जाएगा NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड से हमारा निकल कर आता है GDP@MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें स्टूडेंट हम चारों सेक्टर के, हमारी इकोनॉमी के जो 4 मेन सेक्टर हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, इन चारों इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर को लेते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बहुत से लोगों को ये फार्मूला बहुत लंबा लगता है और लर्न करने में बहुत टफ लगता है। आज मैं आपको इतने ईजी तरीके से समझाऊंगी कि आपको फिर ये कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट,
4 सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में। हाउस होल्ड सेक्टर अपने जो भी खर्च करते हैं अपने कंजम्पशन में, अपने फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी पैसा खर्च करते हैं उसको एक वर्ड बोला जाता है स्टूडेंट, वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म जो भी खर्च करते हैं उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड जो भी खर्च करते हैं उसे बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। फर्म जो भी खर्च करते हैं उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। गवर्नमेंट को कैपिटल जी से, एंड फॉरेन सेक्टर को एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से डिनोट करते हैं। तो या तो आप इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर को हम ले रहे हैं टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर आपको ये गिवन नहीं है, आपको कुछ और चीज़ गिवन है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स हम। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी अपना पैसा खर्च करते हैं इन कंजम्पशन, इन स्कूलिंग, इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन फूड, इन क्लोथिंग, वो उन सारी चीज़ों को बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्च को बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के खर्च को बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट फर्म्स के खर्चों को बोला जाता है, फर्म्स जो भी पैसे खर्च करते हैं उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या तो आपको गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन केस अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फर्म देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके से अपने पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। या तो वो कैपिटल गुड्स खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदने में पैसे खर्च करेंगे, या वो रॉ मटेरियल खरीदने में पैसे खर्च करेंगे। अगर वो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इन सारी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर वो रॉ मटेरियल खरीदने में पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या उसे बोला जाएगा चेंज इन स्टॉक। तो फर्म के लिए या तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, ये नहीं गिवन है अगर, तो आपको गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको प्लस करना पड़ेगा इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो पैसा जो वो मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खरीदने में खर्च कर रहे हैं, प्लस वो एक्सपेंडिचर जो वो रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च कर रहे हैं। हाउस होल्ड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारी सोसाइटी में ऐसे भी फर्म्स, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो जो प्रॉफिट अर्न करने वाले होते हैं वो तो इस हेडिंग के अंदर आएंगे, फर्म सेक्टर के अंदर। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ही आते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगी ये दो चीज़ें। फर्म सेक्टर में आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ये गिवन नहीं है तब आपको ये दो चीज़ें लेनी है कि फर्म वो पैसा जो वो कैपिटल गुड्स खरीदने में खर्च करते हैं और वो पैसा जो वो रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च करते हैं। फिर हम लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट फॉरेन सेक्टर का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। इन फॉर्मूले का, इन सब को यूज़ करके स्टूडेंट हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है। तो फॉर्मूला अगर मैं कंक्लूड करूं, या तो आप सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से जीडीपी एट एमपी निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट करके। तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, जिसमें हम एक्सपेंडिचर लेते हैं अपने चारों सेक्टर के और कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से अगेन हमें निकालना है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम। हम दोनों को अगर चेक करें तो फर्स्ट वर्ड की अगर बात करें, यहाँ पर है ग्रॉस और यहाँ पर है नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है डेप्रिशिएशन। सेकेंड वर्ड की अगर बात करें, यहाँ पर है डोमेस्टिक और यहाँ पर है नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करना पड़ता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट थर्ड यहाँ पर है मार्केट प्राइस, यहाँ पर है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है NIT। तो इससे हमारा निकल कर आ जाएगा NNP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास और भी ऐसी वीडियो अच्छी तरीके से पहुंचा सकूं।